नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं क्लास 10th के बच्चों को बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं अलग अलग चैप्टर्स का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि उनके बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने की जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और बच्चे जनरली क्या कहते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं लेकिन इजी क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती है और छोटे छोटे क्वेश्चंस स्लिप कर जाते हैं, आप केयर नहीं करते हैं। तो उनका मैं कलेक्शन आपको दे रहा हूँ ताकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन से आपकी कमियाँ होती हैं, आपके नंबर कटते हैं, वो आपका इम्प्रूव हो जाए आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ पे भी आंसर्स में कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट फ्लोटिंग इन हॉट वाटर। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन हॉट वाटर में क्यों आपका फ्लोट करता है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कोई भी मेटल, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस लाइट गैस होती है, ये हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से ये मेटल के सरफेस पे स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है। और जो आपका मेटल है दोस्तों, वो क्या करता है, उसके सरफेस पे फ्लोट करता है। तो रीजन वही आपका है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हॉट वाटर एंड इट स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द रिबन, या मैग्नीशियम के मेटल की स्टिक के ऊपर चिपक जाएगी, जिसकी वजह से आपका क्या करता है, ये दोस्तों फ्लोट करता है इनसाइड द वाटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। कौन से ऐसे मेटल हैं जो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम पे होते हैं, ये नॉर्मली वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन में, चाहे वो हॉट वाटर हो, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, चाहे वो वार्म वाटर हो। तो आपका यहाँ पे एग्जांपल देने क्या होगा दोस्तों, लेड सिंबल भी मैंने लिख दिया है Pb, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, अर्जेंटेनम आपका जो होता है, गोल्ड ऑर्नम Au, और प्लेटिनम। सो ये ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो कि वाटर से रिएक्शन नहीं करते किसी भी कंडीशन में, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे कोल्ड, चाहे वो वार्म वाटर हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम अ नॉन मेटल विच इज स्टोर अंडर वाटर। आपको ऐसे एक नॉन मेटल का आंसर देना है जो कि वाटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, स्टोर होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे नॉन मेटल आपको बताने हैं जो कि वाटर के अंदर स्टोर होता है। आपने पढ़ा होगा मेटल्स के बारे में, द मेटल सोडियम इज केप्ट डिप्ड इनसाइड केरोसिन ऑयल। तो जो सोडियम मेटल है, इसको हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। ये एयर में फायर कैचेस करता है, मॉइस्चर से रिएक्शन करके बर्न करता है, तो उसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि वाटर में स्टोर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। तो आपका दोस्तों उसका आंसर क्या होगा, वाइट फॉस्फोरस। जी हाँ दोस्तों, वाइट फॉस्फोरस। क्यों उसको रखते हैं, क्योंकि वाइट जो फॉस्फोरस है, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। ज़रा सी भी हीट अगर इसको मिल जाए तो आपका ये बर्न कर जाता है। तो इसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वाटर में डिप करके रखते हैं। आपको पता है कि वाटर जो है वो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, तो इसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये जलता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइट फॉस्फोरस। और रीजन पूछेगा तो बिकॉज इट हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेम द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आपने रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में पढ़ा है कि 3 तरह के मेटल्स होते हैं, हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मॉडरेट रिएक्टिव के लिए केमिकल रिडक्शन मेथड होता है, और जो लेस रिएक्टिव है इनको लिक्विफिकेशन मेथड से भी हम प्योरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज मेथड होता है दोस्तों, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्योंकि दोस्तों इस मेथड में हम किसी भी मेटल को, चाहे वो मॉडरेट रिएक्टिव हो, चाहे वो हाई रिएक्टिव हो, किस फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, हाईली प्योर फॉर्म में। किस फॉर्म में, हाईली प्योर फॉर्म में। तो कभी भी जब आपको मेटल दोस्तों क्या चाहिए, हाईली प्योर फॉर्म में चाहिए, तो कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं किसमें, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लेरिफाई कर देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों प्रोसेस कैसे ओर्स के लिए यूज होते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपका इस वीडियो में सेलेक्ट किया है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस यूज्ड इन मेटलर्जी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है, दोनों के एक एक एग्जाम्पल देनी है। तो सबसे पहले कैल्सिनेशन क्या होता है दोस्तों कि इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर को हीट करने का एक मेथड है, लेकिन हीट कैसे करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में, मतलब क्लोज कंटेनर में इसको हम हीट करेंगे जहाँ पे आपका ऑक्सीजन या एयर का कांटेक्ट नहीं रहेगा। तो आपका जो ओर होता है वो किस में बदलेगा, मेटल ऑक्साइड में। तो पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों मेथड होते हैं मेटल की ओर को किस में कन्वर्ट करने के लिए, मेटल की ऑक्साइड में। किस में करने के लिए, मेटल की ऑक्साइड में। जी हाँ, किस में करने के लिए, मेटल ऑक्साइड। इन दोनों मेथड से हम क्या करते हैं, मेटल को ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये आपकी मेटल की ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो कैल्सिनेशन का मेथड है किसके लिए होता है, कार्बोनेट ओर के लिए होता है। क्योंकि कार्बोनेट ओर को जब हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तो आपका ये डिकम्पोज होगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ में कौन सी गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ पे भी कार्बोनेट हो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह से आपका रोस्टिंग का भी है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर या प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एंड दिस इज मेथड बेसिकली अप्लाई फॉर द सल्फाइड ओर। तो आपका जो रोस्टिंग का मेथड है ये सल्फाइड ओर के लिए होता है और कैल्सिनेशन का मेथड कार्बोनेट के लिए होता है। तो सल्फाइड ओर को जब हम एक्सेस अमाउंट में हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे अब की बार कौन सी गैस निकलेगी दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो कार्बोनेट ओर था, ये सल्फाइड ओर है। तो यहाँ पे हमने जिंक की ओर को लिया जिसको हम जिंक ब्लेंड बोलते हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि कार्बन कैल्सिनेशन क्लोज कंटेनर में होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। रोस्टिंग जैसे आपने देखा होगा ना, मटन वगैरह टोस्ट वगैरह भूनते हैं तो ओपन में भूनते हैं तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं। और कैल्सिनेशन जैसे प्रेशर कुकर के अंदर कोई चीज़ रख करके हमने पका दिया या कवर करके पका दिया तो वो कैल्सिनेशन मतलब क्लोज, रोस्टिंग मतलब रोस्टेड ओपन फॉर्म में होता है। तो वो चीज़ बेसिक डिफरेंस है, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कंडक्ट कराऊंगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एलॉय। सिंपल तो है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। तो एलॉय क्या होता है दोस्तों, होमोजीनियस मिक्सचर। आपने क्लास 9 में पढ़ा था, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रो। तो होमो मतलब होता है सेम, एक ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन क्या हो, सेम हो, थ्रू आउट सेम, मतलब किस चीज़ों को मिला करके हमने वो मिक्सचर बनाया है। अगर आपको आइडेंटिफाई ना हो तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस, जैसे पानी में मैंने नमक बोल दिया और किसी से बता दिया इस पानी में कोई चीज़ डिजॉल्व है तो आप बिना उसको टेस्ट किए नहीं बता सकते। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, मतलब ऐसे घुल जाए कि पता ही ना चले, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो एलॉय दोस्तों क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, टू और मोर मेटल, दो या दो से अधिक मेटल का, मेटल एंड नॉन मेटल का। तो एलॉय आपका मेटल और मेटल के साथ भी हो सकता है और मेटल और नॉन मेटल के साथ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी है एलॉय से ही रिलेटेड है कि नेम एन एलॉय। आपको एक एलॉय का एग्जाम्पल देना है, क्या है, एल्यूमिनियम का, विच इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट में एल्यूमिनियम के कौन से एलॉय का यूज करते हैं दोस्तों, ड्यूरालमीन। ठीक है, ड्यूरा एल्यूमिन, ठीक, इसको हम यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ
पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज लाइटर इन वेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ये वेट में लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और कोरोजन रेजिस्ट होता है। ठीक है, कोरोजन रेजिस्ट होता है, इसमें कोरोजन वगैरह नहीं लगता है, इसीलिए हम एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को बनाने के लिए एल्युमिनियम के इस एलॉय का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपर यूज इन हाउस होल्ड वेसल्स। तो इस टाइम तो नहीं, पहले आपने देखा होगा गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा जो मेटल्स के यूटेंसिल्स होते थे वो यूज होते थे। तो कॉपर में क्या होता है, एक ब्रास जिसको पीतल वगैरह बोलते हैं, वो चीज़ आपका ज़्यादा यूज में होता है। तांबा आपका अलग होता है, कॉपर का जो वेसल होता है वो अलग होता है। एक एलॉय होता था ब्रास जिसको पीतल वगैरह बोलते थे, वो चीज़ आपका है। तो ये कॉपर का एलॉय होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ एलॉय। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या है दोस्तों यहाँ पे कि एलॉय तो बताना है आपको, लेकिन बना कैसे है उसका एग्जांपल देना है। तो बिटवीन मेटल एंड मेटल, तो एक ऐसा एलॉय दीजिए जो मेटल और मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आपका ब्रॉन्ज, जो कि आपका मेडल वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसको कांस्य पदक हिंदी में बोलते हैं। तो ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉपर और टिन। किसका दोस्तों? कॉपर और टिन का। परसेंटेज भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कभी कभी कहीं कहीं एग्जाम में आपके परसेंटेज भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेटल और नॉन मेटल। जैसा कि मैंने ऊपर डिफिनेशन बताया था, ये मेटल और मेटल में भी हो सकता है और मेटल और नॉन मेटल में होता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप किया है। तो आपका यहाँ पे जो एग्जांपल हो जाएगा, स्टील, जो हम बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं जनरली, वो स्टील के होते हैं और ये कोरोजन रेजिस्ट होते हैं, इनमें कोरोजन नहीं लगता। तो ये किसका किसका मिक्सचर है? आयरन और कार्बन का। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है? आयरन का। बहुत माइन्यूट परसेंटेज आपका किसका होता है? कार्बन का। और परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिख दिया, 0.05% केवल कार्बन आपका प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड। एक ऐसे अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल देना है जिसमें कितने डबल बॉन्ड हो? 3 डबल बॉन्ड हो। तो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल दोस्तों आता है किसका? बेंजीन का। किसका? बेंजीन का। उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये डीलोकलाइज फॉर्म में होता है, इसलिए कंबाइनिंग करके हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। हाई क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि बेंजीन जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है अपने इस पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन की वजह से। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन क्या है? एंड नेम 2 एलिमेंट्स विच एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी। आपको 2 ऐसे एलिमेंट का भी एग्जांपल देना है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमें पता है, कार्बन कंपाउंड में हमने पढ़ा भी था, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ वन कार्बन एटम विद another carbon atom through covalent bond to form a large number of compound or long chain of compound is known as catenation। तो उसी को हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ वर्डिंग। द यूनिक प्रॉपर्टी, हाँ दोस्तों, और ये कैसी प्रॉपर्टी है? यूनिक प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज एब्सेंट इन द रेस्ट अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन एंड सिलिकॉन। सो द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन एटम बाइंड तो होता है, बाइंड अप तो होता है दूसरे कार्बन, लेकिन कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड से। और क्या करता है? फॉर्म करता है लॉन्ग चेन। ये लॉन्ग चेन भी फॉर्म कर सकता है, ब्रांच चेन भी फॉर्म कर सकता है, और इवन क्या कर सकता है? रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो कैटिनेशन 3 तरीके से होता है, स्ट्रेट चेन में होता है, ब्रांच चेन में होता है और रिंग में भी आपका कैटिनेशन होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आपका पूछा है एलिमेंट, तो कार्बन एंड सिलिकॉन आर 2 एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज एथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। जी हाँ दोस्तों, एथेनॉल टू इथेनोइक एसिड में आपको ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे? तो एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास 10 2 आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं। एक एल्कलाइन आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, और दूसरा SNE5K2Cr2O7 पोटेशियम डाई क्रोमेट का हम यूज़ करते हैं। तो एल्कलाइन
पोटेशियम परमैंगनेट एल्कलाइन होगा तो किसी किसी बेस को लेंगे, तो मैंने यहाँ पे NaOH ले लिया है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। और दोस्तों यहाँ पे एसिडिफाई है तो किसी न किसी एसिड को यूज़ करेंगे, तो मैंने H2SO4 ले लिया है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। तो ये दोनों यूज़ होते हैं कैसे, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिएक्शन में, और ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेयस रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेयस रीजन आपको पता तो है कि क्या होता है, लेकिन इसी को बेयस रीजन बोलते हैं ये आपको पता नहीं होता है, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इट इज डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। किसका दोस्तों, यही जो आपका एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है, जो कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेयस रीजन। क्या बोलते हैं, बेयस रीजन। तो ये आपका जो एल्कलाइन KMnO4 है उसको हम बेयस रीजन भी बोलते हैं अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है तो। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चंस कराऊंगा कार्बेस कंपाउंड्स के। तो देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो प्योर जो आपकी इथेनोइक एसिड होती है या एसिटिक एसिड होती है जिसका 100% कंसंट्रेशन होता है, उसी को हम क्या दोस्तों बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कभी कभी क्वेश्चन एराइज होता है कि इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दोस्तों वो बहुत कम होता है। इट फ्रीजेस इवन विंटर के समय में, सर्दियों के समय में ये आपका फ्रीज कर जाता है, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है नियरली 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो जैसे टेम्परेचर उससे बिलो होता है ये फ्रीज कर जाता है। और फ्रीज कैसे करता है, जैसे ग्लेशियर्स जो बर्फ वगैरह आपके पोस्ट पे फ्रीज होते हैं उसी फॉर्म में ये फ्रीज करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सारे क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मेरी आप लोगों से दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस है इसका कलेक्शन अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनका बोर्ड में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। मैं उन क्वेश्चंस को पुटअप किया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सारे क्वेश्चंस को रफली आप लोग एक बार माइंड में नोट कर लीजिएगा या कहीं लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और इसके सॉल्यूशंस को भी देख लीजिएगा। और कैसे लिखते हैं मैंने वे ऑफ राइटिंग भी आपको एक्सप्लेन किया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों वीडियो का फीडबैक मुझे दीजिएगा ताकि मेरे अंदर जो कमी है मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ और अच्छे से अच्छे वे में मैं अपनी नॉलेज को आपको एक्सप्रेस कर सकूँ, ताकि वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। फिर भी आप लोग के कमेंट्स और सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम मेरी वीडियोस को ऑब्जर्व करते हैं और फीडबैक देते हैं। तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जैसे मैंने कहा है कि हमारा स्टडी पॉइंट आपके साथ है, आप एफर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ।